नमस्कार मित्रों, आज मैं मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित कहानी त्रिया चरित्र का 5वां तथा अंतिम भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि मगर तुम मुझे भूल तो न जाओगे, साल में एक बार देख लिया करना, और इसी झोपड़े में। अब आगे की कहानी प्रस्तुत करने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन टच करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं पूरी कहानी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रस्तुत है आगे की कहानी। मगन दास ने बहुत रोगा मगर आंसू न रुके। बोले, रंभा, यह बातें न करो, कलेजा बैठा जाता है। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसलिए नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है। तुम्हारी खातिर नहीं, अपनी खातिर। वह शांति, वह प्रेम, वह आनंद जो मुझे यहाँ मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता। खुशी के साथ जिंदगी बसर हो रही है, यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। मुझे ईश्वर ने यह खुशी यहाँ दे रखी है, तो मैं उसे क्यों छोड़ूं? धन दौलत को मेरा सलाम है, मुझे उसकी हवस नहीं है। रंभा फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं तुम्हारे पाँव की बेड़ी न बनूंगी। चाहे तुम अभी मुझे न छोड़ो, लेकिन थोड़ी दिनों में तुम्हारी यह मोहब्बत न रहेगी। मगन दास को कोड़ा लगा, जोश से बोला, तुम्हारे सिवा इस दिल में अब कोई और जगह नहीं पा सकता। रात ज़्यादा आ गई थी, अष्टमी का चाँद सोने जा चुका था। दोपहर के कमल की तरह साफ आसमान में सितारे खिले हुए थे। किसी खेत के रखवाले की बांसुरी की आवाज़, जिसे दूरी ने तासीर, सन्नाटे ने सुरीलापन और अंधेरे ने आत्मिकता का आकर्षण दे दिया था, कानों में आ जा रही थी कि जैसे कोई पवित्र आत्मा नदी के किनारे बैठी पानी की लहरों से या दूसरे किनारों के खामोश और अपनी तरफ खींचने वाले पेड़ों से अपनी जिंदगी की गम की कहानी सुना रही है। मगन दास सो गया, मगर रंभा की आंखों में नींद न आई। सुबह हुई तो मगन दास उठा और रंभा रंभा पुकारने लगा, मगर रंभा रात ही को अपनी चाची के साथ वहाँ से कहीं चली गई। मगन दास को उसे मकान के दरो दीवार पर एक हसरत सी छाई हुई मालूम हुई कि जैसे घर की जान निकल गई हो। वह घबरा कर उस कोठरी में गया जहाँ रंभा रोज चक्की पीसती थी, मगर अफसोस आज चक्की एकदम निश्चल थी। फिर वह कुएं की तरफ दौड़ गया, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि कुएं ने उसे निगल जाने के लिए अपना मुंह खोल दिया है। तब वह बच्चों की तरह चीख उठा, रोता हुआ फिर उसी झोपड़ी में आया जहाँ कल रात तक प्रेम का वास था। मगर उस वक्त वह शोक का घर बना हुआ था। अब जरा आंसू थमे तो उसने घरों में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। रंभा की साड़ी अरगनी पर पड़ी हुई थी। एक पिटारी में वह कंगन रखा हुआ था जो मगन दास ने उसे दिया था। बर्तन सब रखे हुए थे, साफ और सुथरे। मगन दास सोचने लगा, रंभा, तूने रात को कहा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, क्या तूने वह बात दिल से कही थी? मैंने तो समझा था तू दिल लगी कर रही है, नहीं तो मुझे कलेजे में छिपा लेता। मैं तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ बैठा था, तेरा प्रेम मेरे लिए सब कुछ था। आह, मैं यूँ बेचैन हूँ, क्या तू बेचैन नहीं है? हाय, तू रो रही है, मुझे यकीन है कि तू अब भी लौट आएगी। फिर सजीव कल्पनाओं का एक जमघट उसके सामने आया। वह नाजुक अदाएँ, वह मतवाली आँखें, वह भोली भाली बातें, वह अपने को भूली हुई सी मेहरबानियाँ, वह जीवनदायी मुस्कान, वह आशिकों जैसी दिलजोइयाँ, वह प्रेम का नशा, वह हमेशा खिले रहने वाला चेहरा, वह लचक लचक कर कुएं से पानी लाना, वह इंतजार की सूरत, वह मस्ती से भरी हुई बेचैनी, यह सब तस्वीरें उसकी निगाहों के सामने हमरतनाक बेताबी के साथ फिरने लगी। मगन दास ने एक ठंडी सांस ली और आंसुओं और दर्द की उमड़ती हुई नदी को मर्दाना जब्त से रोककर उठ खड़ा हुआ। नागपुर जाने का पक्का फैसला हो गया। तकिए के नीचे से संदूक की कुंजी उठाई तो कागज का एक टुकड़ा निकल आया। यह रंभा की विदा की चिट्ठी थी।
प्यारे, मैं बहुत रो रही हूँ। मेरे पैर नहीं उठते, मगर मेरा जाना जरूरी है। तुम्हें जगाऊंगी तो तुम मुझे जाने न दोगे। आह, कैसे जाऊं? अपने प्यारे पति को कैसे छोड़ूं? किस्मत मुझसे यह आनंद का घर छुड़वा रही है। मुझे बेवफा न कहना। मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए यह सब कुछ त्याग दिया है, मगर तुम्हारे लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ उम्मीदें हैं। मैं अपनी मोहब्बत की धुन में तुम्हें उन उम्मीदों से क्यों दूर रखूं? अब तुमसे जुदा होती हूँ। मेरी सुध मत भूलना। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगी। यह आनंद के लिए कभी न भूलेंगे। क्या तुम मुझे भूल सकोगे? तुम्हारी प्यारी रंभा। मगनदास को दिल्ली आए हुए 3 महीने गुजर चुके हैं। इस बीच उसे सबसे बड़ा जो निजी अनुभव था वह यह था कि रोजी की फिक्र और धंधों की बहुतायत से उमड़ती हुई भावनाओं का जोर कम किया जा सकता है। 1.5 साल पहले का बेफिक्र नौजवान अब एक समझदार और सूझबूझ रखने वाला आदमी बन गया था। सागर घाट के कुछ दिनों के रहने से उसे रियाया की इन तकलीफ़ों का निजी ज्ञान हो गया था, जो कारिंदों और मुख्तारों की शक्तियों की बदौलत उन्हें उठानी पड़ती है। उसने उसे रियायत के इंतजाम में बहुत मदद दी और गो कर्मचारी दबी जबान से उसकी शिकायत करते थे और अपनी किस्मतों और अपने ज़माने का उलटफेर को कोसते थे। मगर रियाया खुश थी। हाँ, जब वह सब धंधों से फुर्सत पाता तो एक भोली भाली सूरत वाली लड़की उसके ख्याल के पहलू में आ बैठती और थोड़ी देर के लिए सागर घाट का वह हरा भरा झोपड़ा और उसकी मस्तियाँ आँखों के सामने आ जाती। सारी बातें एक सुहाने सपने की तरह याद आकर उसके दिल को मसोसने लगती। लेकिन कभी कभी खुद ब खुद उसका ख्याल इंदिरा की तरफ भी जा पहुंचता। गो उसके दिल में रंभा की वही जगह थी, मगर किसी तरह उसमें इंदिरा के लिए भी एक कोना निकल आया था। जिन हालातों और आफतों ने उसे इंदिरा से बेजार कर दिया था वह अब रुखसत हो गई थी। अब उसे इंदिरा में कुछ हमदर्दी हो गई। अगर उसके मिजाज में घमंड है, हुकूमत है, तकल्लुफ़ है, शान है, तो यह उसका कसूर नहीं। यह रईसजादों की आम कमजोरियां हैं। यही उनकी शिक्षा है। वे बिल्कुल बेबस और मजबूर हैं। इन बढ़ते हुए संतुलित भावों के साथ जहां वह बेचैनी के साथ रंभा की याद को ताज़ा किया करता था, वहां इंदिरा का स्वागत करने और उसे अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार था। वह दिन दूर नहीं था जब उसे उस आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। उसके कई आत्मीय अमीराना शान शौकत के साथ इंदिरा को विदा कराने के लिए नागपुर गए हुए थे। मगनदास की तबीयत आज तरह तरह के भावों के कारण, जिनमें प्रतीक्षा और मिलन की उत्कंठा विशेष थी, उचाट सी हो रही थी। जब कोई नौकर आता तो वह संभल बैठता कि शायद इंदिरा आ पहुंची। आखिर शाम के वक्त जब दिन और रात गले मिल रहे थे, जनान खाने में जोर सारे गाने की आवाज़ें बहू के पहुंचने की सूचना दी। सुहाग की सुहानी रात थी। 10 बज गए थे। खुले हुए हवादार सहन में चांदनी छिटकी हुई थी। वह चांदनी जिसमें नशा है, आरजू है और खिंचाव है। गमलों में खिले हुए गुलाब और चंपा के फूल चांद की सुनहरी रोशनी में ज़्यादा गंभीर और खामोश नजर आते थे। मगनदास इंदिरा से मिलने के लिए चला। उसके दिल से लालसाएं जरूर थीं, मगर एक पीड़ा भी थी। दर्शन की उत्कंठा थी, मगर प्यास से खाली। मोहब्बत नहीं, प्राणों का खिंचाव था जो उसे खींचे लिए जाता था। उसके दिल में बैठी हुई रंभा शायद बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए दिल में धड़कन हो रही थी। वह सोने के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। उसने पर्दा उठा दिया। अंदर एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने खड़ी थी। हाथ में चंद खूबसूरत चूड़ियों के सिवा उसके बदन पर एक जेवर भी न था। ज्यों ही पर्दा उठा और मगनदास ने अंदर कदम रखा, मुस्कुराती हुई उसकी तरफ रंभा आगे बढ़ी। मगनदास ने उसे देखा और चकित होकर बोला, रंभा? और दोनों प्रेमावेश में लिपट गए। दिल में बैठी हुई रंभा बाहर निकल आई थी। साल भर गुजरने के बाद एक दिन इंदिरा ने अपने पति से कहा, क्या रंभा को बिल्कुल भूल गए?
कैसे बेवफा हो, कुछ याद है? उसने चलते वक्त तुमसे कुछ विनती की थी। मगनदास ने कहा, खूब याद है, वह आवाज़ भी कानों में गूंज रही है। रंभा भोली भाली लड़की समझता था मैं, यह नहीं जानता था कि यह त्रिया चरित्र का जादू है। मैं अपनी रंभा का अब भी इंदिरा से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें डाह तो नहीं होती? इंदिरा ने हंसकर जवाब दिया, डाह क्यों हो? तुम्हारी रंभा है तो क्या मेरा मगन सिंह नहीं है? मैं अब भी उस पर मरती हूँ। दूसरे दिन दोनों दिल्ली से एक राष्ट्रीय समारोह में शरीक होने का बहाना करके रवाना हो गए और सागर घाट जा पहुँचे। वह झोपड़ा, वह मोहब्बत का मंदिर, वह प्रेम का भवन फूल और हलियारी से लहरा रहा था। चंपा मालिन उन्हें वहाँ मिली। गांव के जमींदार उनसे मिलने के लिए आए। कई दिन तक फिर मगन सिंह को घोड़े निकालने पड़े। रंभा कुएं से पानी लाती, खाना पकाती, फिर चक्की पीसती और गाती। गांव की औरतें फिर उससे अपने कुर्ते और अपने बच्चों की लेसदार टोपियाँ सिलाती हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहती हैं कि उसका रंग कैसा निखर आया है, हाथ पांव कैसा मुलायम पड़ गए हैं। किसी बड़े घर की रानी मालूम होती है, मगर स्वभाव वही है। वह मीठी बोली है, वही मुरव्वत, वही हंसमुख चेहरा। इस तरह एक हफ्ते इस सरल और पवित्र जीवन का आनंद उठाने के बाद दोनों दिल्ली वापस आए। अब 10 साल गुजरने पर भी साल में एक बार झोपड़े के नसीब जागते हैं। वह मोहब्बत की दीवार अभी तक उन दोनों प्रेमियों को अपनी छाया में आराम देने के लिए खड़ी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।